Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles of 9th May 2023. आज भी सत्यजीत सर की तबीयत नहीं सही है, इसीलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग देख लेते हैं एक बार आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जिनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये सारी न्यूज़ है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है जीएस पेपर 1 से, दैट इज साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इट्स नेमिंग। ये आया है आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ टॉपिक है। और अभी जो साइक्लोन इस टाइम पर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो रहा है, दैट इज साइक्लोन मोचा, उसके बेसिस पर इसको नाम उसके बेसिस पर ये टॉपिक आया हुआ है। देखिए, आपने अपनी बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन के बारे में आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अपनी बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में ली होगी, लेकिन यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, इसको हम लोग देखने वाले होते हैं। ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन मोचा या साइक्लोन मोखा, ये साइक्लोन जो है इसको येमेन के एक सिटी है उसके बेसिस पर इसको नेम दिया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से साइक्लोन्स की नेमिंग करी जाती है। देखिए, अगर बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन ओशियन की, तो यहां पर जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए यहाँ की जो कंट्रीज हैं जिनको साइक्लोन्स आके हिट करते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार एंड अदर कंट्रीज, ये सब मिल करके साइक्लोन के नाम देते हैं। टोटल 2018 से अगर बात करें तो 13 कंट्रीज हैं जो कि एक ग्रुप का पार्ट है, जिस ग्रुप को बोला जाता है ESCAP, दैट मींस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन सबसे मिल करके ये डिसाइड हुआ है कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन की 13 कंट्रीज हैं, वो 13 कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने नाम साइक्लोन के सजेस्ट करेंगी। और ये जो 13 कंट्रीज हैं, आप यहां पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, इन सब ने 13 नेम सजेस्ट करे हुए हैं। और ये जो 13 नेम्स हैं टोटल मिला करके 169 नेम्स हैं साइक्लोन के, जिसकी एक पूरी लिस्ट तैयार हुई है। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ESCAP, दैट मींस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ने पैनल बनाया हुआ है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्दर्न इंडियन ओशियन के लिए, वो पैनल इस 13 into 13 दैट मींस 169 नेम में से हर बार साइक्लोन डेवलप होने पर एक नेम को पिक कर लेता है। तो अगर सिंपल भाषा में समराइज करूं तो साइक्लोन का नाम ऐसे दिया जाता है कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में साइक्लोन जिन कंट्रीज में आते हैं वो अराउंड 13 कंट्रीज हैं। उन 13 कंट्रीज ने हर किसी ने एक एक 13 नेम्स दिए हुए हैं। टोटल मिलाकर के 169 नेम्स की लिस्ट बना ली गई है। और उस लिस्ट में से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, उन्होंने बनाया है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पैनल उस 169 नेम में से एक नेम को हर बार पिकअप कर लेता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस बार का जो नेम है, ये जो मोखा या मोचा नेम है, ये दिया था येमेन ने दिया है। ये आप देख भी सकते हैं, येमेन ने इन नाम को दिया है। इससे पहले भी जिन साइक्लोन्स के बारे में आपने सुना था, तोक्ते, यास या फिर अम्फन, फानी, ये सभी अलग अलग कंट्रीज ने ही नाम दिए हुए थे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि हम साइक्लोन को नेम दें। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए, अगर साइक्लोन को ऐसा नाम दिया जाए जो कि जिसको लोग याद रख पाए, लोगों के दिमाग में रह जाए, तो लोगों के लिए उस साइक्लोन के लिए तो साइक्लोन की अवेयरनेस क्रिएट करना इजी हो जाता है। और मीडिया में भी साइक्लोन से रिलेटेड वार्निंग रिलीज करना, ब्रॉडकास्टिंग कर पाना उसके नेम के लिए इजी हो जाता है। इसके ऑपोजिट में जैसा पहले हुआ करता था, पहले साइक्लोन्स को नाम जो होते थे वो नंबर्स के बेसिस पर दे दिए जाते थे, या कोई टेक्निकल टर्म के बेसिस पर, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर दे दिए जाते थे। ये तरीका बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जनरल पब्लिक रिलेट नहीं कर पाती है और मीडिया में ब्रॉडकास्टिंग करने में भी प्रॉब्लम ही होती है, तो उतना इजिली अवेयरनेस नहीं फैलती है साइक्लोन की।
अब आपसे ही मैं पूछूं, आप में से बहुत से लोगों को फानी, अम्फन ये सब नाम याद ही होंगे, क्योंकि आप सुनते इनको आए थे न्यूज में। तो जब आप बार बार इन नामों को सुनते हैं तो साइक्लोन को लेकर के अवेयरनेस आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट इजी हो जाता है। साइक्लोन की वार्निंग रिलीज होते ही लोग खुद ही समझदार हो जाते हैं कि भाई उनको कोस्ट पे नहीं जाना है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। सो ये साइक्लोन के नाम देने की जरूरत होती है। अब देखिए, साइक्लोन के जो नाम होते हैं उनको देने के भी कुछ रूल सेटअप है। ऐसा नहीं है कि किसी भी साइक्लोन का कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इसमें कुछ रूल बोले जाते हैं कि जो साइक्लोन का नाम जो भी कंट्री प्रपोज कर रही है वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर के जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि जिस कंट्री से आपकी दुश्मनी है उसके प्राइम मिनिस्टर को या उसके जो इंपॉर्टेंट लीडर है उसके नाम पर नाम दे दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई कंट्री पसंद नहीं है तो उसके पॉलिटिकल लीडर पे नाम दे दिया। ये अच्छी बात नहीं होती है। सिमिलरली रिलीजियस बिलीफ्स पे नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजन के लिए इंसल्टिंग नाम नहीं होना चाहिए, किसी कल्चर पे नहीं होना चाहिए कि कल्चरल आइकन है उस पे कुछ नाम दे दिया। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं हो कि जिससे किसी का नाम ही खराब हो जाए। बहुत साल पहले मुझे याद एक साइक्लोन आया था यूएसए में, कैटरीना नाम का, तो उससे बहुत जो लोगों के नाम वैसे होते थे उनको डैमेज हो गया, बिकॉज अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं सब चीजों से। सो ऐसा कोई भी नाम नहीं देना चाहिए। सिमिलरली किसी के सेंटिमेंट नहीं हर्ट होने चाहिए, ऐसा कोई नाम नहीं दे देना चाहिए। नाम छोटा होना चाहिए, इजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने के लिए, और बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बोला गया है कि नाम जो है वो 8 लेटर से ज्यादा नहीं हो। ये छोटा नाम देने का फायदा होता है कि उसको ब्रॉडकास्ट करना इजी होता है, एसएमएस में भेजना उसको इजी होता है, उसको रेडियो पर अनाउंस करवाना इजी होता है, सोशल मीडिया में स्प्रेड कराना इजी होता है, इसीलिए छोटे नाम बोले जाते हैं। सिमिलरली वो बहुत रूड या क्रूअल नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं दे देना चाहिए जिसको सुन के ही लगे कि अरे पता नहीं क्या, बिल्कुल मान लीजिए किसी साइक्लोन का नाम दे दिया प्रलयंकारी, तो ऐसा नाम बड़ा क्रूअल हो सकता है, लोग डर सकते हैं नाम से ही कि ऐसा क्या नाम दे दिया। सो ये सब भी बातें इनका भी नाम देने के लिए बोला जाता है। सिमिलरली साइक्लोन का जब नाम दिया जा रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, वॉइस ओवर ये भी देना चाहिए, रिपीटेड नेम नहीं होना चाहिए, नया नाम होना चाहिए। ये सारे साइक्लोन की जो नेमिंग होती है उसके कन्वेंशन होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, यह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड एक मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये यूपीएससी में 2013 में आया हुआ था, और उस टाइम पर जो साइक्लोन न्यूज में था फाइलिन, इसके नाम पर पे इसका नाम आया था क्वेश्चन। हम लोगों ने इस बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि इतना पुराना साइक्लोन के नाम पे नहीं आएगा, कोई नए के नाम पर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का मेन जो पूछा गई है बात कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए, इसमें हम लोग ये एक बात आपको देखनी होगी कि क्वेश्चन में पूछा गया है अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे होती है। दैट मींस दुनिया भर की बात करी गई है, सिर्फ नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात नहीं करी है। तो यहां पर जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्दर्न इंडियन ओशन वाली, सिर्फ ये बात नहीं पूछी गई है, रादर पूछी गई है पूरी दुनिया भर की बात करने को बोला गया है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे होती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है। इंट्रोडक्शन में यहां पर मैंने आपको 3 सैंपल इंट्रोडक्शन दिए हैं, तीनों ही अपने आप से सही तरीके से इंट्रोडक्शन है। मैं तीनों ही इंट्रोडक्शन में बेसिक अप्रोच क्या ली गई है ये बता देता हूं। पहले इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि ट्रेडिशनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते थे वो किसी वेदर बॉडीज नेम करा करती थी, जो ग्रुप्स होते थे मीटरोलॉजिस्ट के या जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते उनके ग्रुप्स होते थे, और इनको नाम दे दिया जाता था किसी सिटी के बेसिस पे, जिस सिटी में वो आके स्ट्राइक कर देते हैं, या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर, या कोई ऐसा ही नंबर के बेसिस पर इनको नाम दे दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में साइक्लोन को पर्सन, फ्लावर, एनिमल इनके नाम पर दिया जाने लगा, जिससे कि मीडिया में इनकी रिपोर्टिंग इजी हो जाती थी और एज अ रिजल्ट लोग जल्दी प्रिपेयर हो जाया करते थे। आज के टाइम पर साइक्लोन्स को जो नाम दिया जाता है वो इस तरह से होता है। तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते थे, और जिसमें हम लोग अगले पैराग्राफ में बताते कि किस तरीके से साइक्लोन का नाम दिया जाता है।
ये एक सैंपल इंट्रो है। दूसरे सैंपल इंट्रो में हम लोग बोलेंगे कि भाई देखिए साइक्लोन्स को, जो इसमें हम लोग सीधे करंट टाइम पे बात करेंगे, हम हिस्टोरिकली क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था, ये नहीं बात करेंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि साइक्लोन्स को आज के टाइम पर ऐसे नामों से रेफर करा जाता है जो कि इजी टू रिमेंबर हो और इजी टू पब्लिश हो, सो दैट उस साइक्लोन की इंफॉर्मेशन को इजिली ब्रॉडकास्ट किया जा सके। इसमें साइक्लोन्स पहले नाम दिए जाते थे ट्रेडिशनल मेथड्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे, लेकिन आज के टाइम पर साइक्लोन को नाम ऐसे दिया जाता है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद में बॉडी कर देते। तीसरे टाइप के इंट्रोडक्शन में हम लोग साइक्लोन के नाम वाली बात की बात नहीं करते, रादर साइक्लोन क्या होता है ये बता देते। अब आप में से जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक पढ़ रखी है वो इसके बारे में बात कर सकते हैं कि साइक्लोन्स क्या होता है। तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, साइक्लोन्स आर अ लो प्रेशर सेंटर विद सर्कुलेटिंग विंड सच दैट द विंड इज सर्कुलेटिंग इन दिस डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये तीनों ही इंट्रोडक्शन अपने आप में सही है। आपको जो इन तीनों में से अच्छा लगे अपनी पसंद के हिसाब से और अपनी समझदारी के हिसाब से आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके मेन बॉडी में क्या लिखेंगे। अब समझिएगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को वर्ल्ड में कैसे नेम करा जाता है। अब वर्ल्ड में जो नेम करने का तरीका होता है वो हमारे नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नेम करने वाले तरीके से काफी सिमिलर होता है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने 13 सजेशन दिए हुए हैं। टोटल 169 नेम है, इनमें से नेम लिया जाता है। ऐसा ही कुछ बाकी दुनिया के भी उन सारे ओशंस के लिए करा हुआ है जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। देखिए जहां जहां ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ऐसे ओशन बेसिन्स में रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोलॉजिकल सेंटर्स बनाए गए हैं एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे टोटल मिलाकर के 6 बना दिए गए हैं सेंटर्स। और अपने नॉर्दर्न इंडियन ओशन के लिए हमारे इंडिया का इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ऐसा ही एक सेंटर है। जिस तरीके से हमने नॉर्दर्न इंडियन ओशन में बना दिया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सेंटर, और ये लेता है नाम इन 13 कंट्रीज से, 13 ओवरऑल नेम देते हैं, 169 नेम हो जाते हैं। वैसे ही बाकी अदर जगह जहां पर साइक्लोन आते हैं वहां पर भी बना दिए गए हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। 6 ऐसे बनाए गए हैं। ये अगेन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक के अंडर ही होते हैं। और सिमिलर जिस तरह से इंडियन ओशन में 169 नेम है, वैसे ही अलग अलग जगहों पर भी नेम लिए गए हैं, कंट्रीज से सजेशन लिए गए हैं, और उन सजेशन के बेसिस पर जब भी कोई साइक्लोन डेवलप होता है तो वहां पर उन नाम में दिया जाता है। अब जो भी आपने पहले पढ़ा कि नाम क्रूएल नहीं होना चाहिए, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 8 लेटर का होना चाहिए, जेंडर के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें आप यहां पर भी लिख सकते हैं बताने के लिए कि क्या गाइडलाइंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग की। तो आप इस इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ये सब सारी बातें लिखने के बाद में आपको कंक्लूजन दे देना होगा, बोलना होगा ट्रॉपिकल डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डिजास्टर है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेम दे दिए जाए सो दैट इसके टाइमली अलर्ट्स को रिलीज करा जा सके। दैट इज हाउ यू कैन राइट अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस। Moving forward to the next topic, this topic is on Buddhism India's soft power projection। देखिए सबसे पहले न्यूज क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी इंडिया ने इनकी लीडरशिप में इंडिया ने होस्ट करा है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। और इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में हम लोगों ने, इंडिया ने, जो भी बड़े बड़े बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग दलाई लामा, उनको इनवाइट करा गया है दिल्ली में। और ये एक बुद्धिस्ट समिट करा जा रहा है जिसमें अलग अलग बुद्धिस्ट लीडर को इनवाइट करा गया है। और किस तरीके से बुद्धिज्म की टीचिंग्स आज के टाइम पर भी रेलिवेंट है, क्या करना चाहिए बुद्धिज्म को स्प्रेड प्रोपेगेट करने के लिए, इसके बारे में ये समिट करा गया है। इसमें हमारे मोदी जी ने बोला भी है कि इंडिया ने युद्ध का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है दुनिया को, बट बुद्ध का कॉन्सेप्ट दिया है।
और ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी इस टाइप की कोई भी बात बोल रहे हैं। मोदी जी ने पहले भी इस टाइप की बात बोली हुई है कि इंडिया वॉर के अगेंस्ट है, जब उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी को बोला था कि ये अभी वॉर का एरा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये वॉर के प्रिंसिपली अगेंस्ट होते हैं। उन्होंने पहले भी व्लादिमीर पुतिन जी को ऐसी बात बोली है और आज भी बुद्धिस्ट काउंसिल में उन्होंने यही बोला कि इंडिया ने युद्ध का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है बट बुद्ध का कॉन्सेप्ट दिया है पूरी दुनिया में। अब देखिए, ये सब तो बात हो गई इंडिया की इंटरनेशनल जो पॉलिसीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसकी कि इंडिया किस तरीके से पीस को प्रोपेगेट कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट जो आउटकम है इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का, वो है इंडिया किस तरीके से बुद्धिज्म को अपनी सॉफ्ट पावर के लिए यूज कर रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि जिनका डिफरेंस स्टैब्लिश करा था जोसेफ नाय ने 1990 में। देखिए, समझते हैं पावर का क्या मतलब होता है। पावर किसी भी कंट्री की एक ऐसी एबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, जिसके थ्रू वो कंट्री या वो ग्रुप या वो लोग दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में दुनिया भर की कंट्रीज के बीच में अपनी बात मनवा सकते हैं। दैट मीन्स जो वो चाहते हैं, जो उनके लिए सूटेबल हो, उस चीज को वो करवा सकते हैं। ये होती है हार्ड पावर। जब बोला आई एम सॉरी, ये होती है पावर। दैट मीन्स आप अपनी बात दूसरों से मनवा पाए, इसको बोलते हैं पावर हो जाना। अब देखिए, जनरली पावर का मतलब समझा जाता था कि अगर आपके पास में बहुत बड़ी मिलिट्री है या आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप अपनी बात, आप किसी भी कंट्री को या किसी भी ग्रुप को फोर्स करके अपनी बात मनवा सकते हैं। ये होती है हार्ड पावर, जिसमें आप देखिए, एग्जांपल के लिए बोलूं तो जैसे यूएस के पास में बहुत अपनी बड़ी उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो एयर फोर्स है, नेवी है, बहुत स्ट्रांग है। तो वो किसी भी कंट्री पर अटैक करके या थोड़ा थ्रेटन करके अपनी फोर्स दिखा के अपनी बात मनवा सकते हैं। उनकी इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो ट्रेड सैंक्शंस लगा देते हैं, मिसाइल अटैक्स करवा के अपनी बात मनवा लेते हैं। ये हार्ड पावर का एग्जाम्पल होता है, जिसमें कोई भी कंट्री अपना दम दिखा करके अपना काम करवा लेता है। ये हार्ड पावर है। इसके ऑपोजिट जोसेफ नाय ने एक कॉन्सेप्ट बोला है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि अपनी दम नहीं दिखाना, अपनी कितनी ताकत है ये नहीं दिखाना, रादर अपना काम करवा लेना बाय मेंटेनिंग अ गुड इमेज, अपनी अच्छी इमेज बनवा के करवाना, या अपने कल्चरल और सोशल वैल्यूज के बेसिस पर अपने काम करवा लेना, दिखाना कि मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं आपसे, कल्चरली हम लोग बहुत सिमिलर हैं, और ये बोल बोल के अपना काम करवा लेना, इसको सॉफ्ट पावर बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और भी बताता हूं कि किस तरीके से इंडिया बुद्धिज्म को यूज कर रहा है अपनी सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब देखिए, मोदी जी ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट करा और उन्होंने यहां पर बोला कि इंडिया ने तो बुद्ध का कॉन्सेप्ट दिया था, युद्ध का नहीं दिया था। दैट मीन्स इंडिया वॉर के अगेंस्ट है। दैट मीन्स उन्होंने जो बुद्धिज्म की कोर वैल्यूज होती हैं उसको इंडिया का मॉरल प्रिंसिपल बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया ने पीस को अपना एक मॉरल प्रिंसिपल बना दिया है, एक अपनी मोरालिटी का पार्ट बनाया है पीस को, तो इंडिया बाकी कंट्रीज के बीच में रिस्पेक्ट एंजॉय करेगा और माना जाएगा कि हाँ, मॉरली राइट तो है इंडिया, क्योंकि ये लोग तो पीस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो देखिए, इंडिया की इमेज अच्छी बन जाएगी। यही मतलब होता है सॉफ्ट पावर का, जहां पर कोई कंट्री अपनी अच्छी इमेज बना के या अपना अच्छा कल्चरल लिंक दिखा के अपना काम करवा सकता है। तो इंडिया ने भी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को यूज करा है मॉरली अपने आप को अपराइट दिखाने के लिए कि हम लोग बुद्ध के प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। दैट वे इंडिया की सॉफ्ट पावर स्ट्रांग हो रही है। और तरीके देखते हैं जिसके थ्रू इंडिया जो बुद्धिज्म जो है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को अच्छा कर सकता है। और भी तरीके देखते हैं। देखिए, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारी कंट्रीज बुद्धिस्ट है, जैसे कि श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल में भी साइजेबल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हो रही होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी थाईलैंड, कंबोडिया एंड ईस्ट एशिया में मंगोलिया एंड ऑल, ये भी बुद्धिस्ट वैल्यूज से इंस्पायर्ड होते हैं। अब अगर इंडिया भी बुद्धिस्ट वैल्यूज को सब्सक्राइब करेगा
तो इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। वो लोग भी समझेंगे कि इनकी इंडिया की जो वैल्यूज है वो उनकी नेशनल वैल्यूज से क्लोज है, तो अपने आप ही हमारे जो रिलेशंस हैं वो उनके साथ में अच्छे हो जाएंगे। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट वैल्यू को सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग ज्यादा से अडॉप्ट करेंगे, जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट वैल्यूज को और उन वैल्यूज को हम लोग भी अपनी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो हमारे जो लोगों के साथ में रिलेशन है, पीपल टू पीपल टाइज है विद अदर बुद्धिस्ट कंट्रीज, वो भी इंप्रूव होने लग जाएंगे। ये सॉफ्ट पावर की थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, जिसके थ्रू इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बेटर होगी। आप समझेंगे इसको इस तरह से कि इंडिया में ऑलरेडी जो बुद्धिज्म के 8 मेन सेंटर्स हैं, उसमें से 7 मेन सेंटर्स इंडिया में ऑलरेडी हैं, जैसे कि सारनाथ हो गया, श्रावस्ती हो गया, बोध गया हो गया, एंड अदर सच सेंटर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में है। अब अगर इंडिया ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करता है, प्रोपेगेट करवाता है, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं बाकी बुद्धिस्ट कंट्रीज के, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ऐसे टूरिस्ट इंडिया में विजिट करेंगे। जब विजिट करेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा। और इंडिया ने इस पॉलिसी को ऑलरेडी पंचामृत प्रिंसिपल में इंक्लूड कर रखा है। ये इंडिया का प्रिंसिपल है अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, पंचामृत प्रिंसिपल। और इसमें जो 5th प्रिंसिपल है दैट इज संस्कृति एवं सभ्यता। दैट मींस हमें बाकी कंट्रीज के साथ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लिंक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम बुद्धिज्म पर एम्फेसाइज करते हैं, बुद्धिस्ट वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, तो हम बेटर रिलेशंस बना रहे होते हैं। तो मोटा मोटा बोला जाए कि अगर इंडिया बुद्धिज्म को ज्यादा एम्फेसिस देता है, ज्यादा उसको अडॉप्ट करता उन वैल्यूज को, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथन हो जाएगी थ्रू 4 वेज। इंडिया की मॉरल जो इमेज है वो अच्छी होगी, क्योंकि माना जाएगा कि इंडिया ने मॉरली हाई ग्राउंड लेता है। इंडिया के उसके नेबर कंट्रीज के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि जिन वैल्यूज से वो इंस्पायर्ड है, सेम वैल्यूज से हम भी इंस्पायर्ड होंगे। इसी के साथ हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे पीपल टू पीपल टाइज भी बेटर होंगे। और ये इंडिया के जो पंचामृत प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग है। एज अ रिजल्ट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी ज्यादा कोहेरेंट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि इंडिया की किस तरह से सॉफ्ट पावर बेटर हो जाएगी बुद्धिज्म पर एम्फेसाइज करने से। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू इंडिया प्रॉपरली अपनी सॉफ्ट पावर को बुद्धिज्म से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया की बाकी जगहों की भी प्रॉब्लम है, और वो है कि बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं वो बहुत ही खराब हालत में है। एंशिएंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स अच्छी हालत में नहीं है। ये इंडिया के बाकी भी जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ भी यही ट्रू है कि बस कुछ ही मॉन्यूमेंट्स है जिनको प्रॉपरली मेंटेन करा गया है, लेकिन बाकी सब एंशिएंट साइट्स की हालत खराब है। तो बुद्धिस्ट साइट्स के साथ भी यही है। अब इस ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि जब दूसरे बुद्धिस्ट कंट्रीज के टूरिस्ट आते हैं और वो इतनी खराब हालत में बुद्धिस्ट साइट्स देखते हैं, तो उनको लगता है कि इंडिया सिर्फ बोल रहा है कि बुद्धिज्म को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बुद्धिस्ट वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, बट दे डू नॉट रियली मीन दोज वर्ड्स। नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी अपने आप में फ्रेगमेंटेड होती है। देखिए, इंडिया में बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो हीनयान, महायान, वज्रयान इन लाइंस पर डिवाइडेड है। सिमिलरली जो बाकी बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो भी बुद्धिज्म की लाइन पर डिवाइडेड है। अब जैसे श्रीलंका की बात करते हैं तो वो थेरावदा बुद्धिज्म मानते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू द हीनयान बुद्धिज्म। सिमिलरली अगर तिब्बत या मंगोलिया की बात करते हैं तो वो वज्रयान बुद्धिज्म मानते हैं। जापान की बात करते हैं तो वो महायान बुद्धिज्म को मानते हैं। तो बुद्धिज्म अपने आप में डिवाइडेड है इतनी कम्युनिटीज में। ऐसे में उस बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए बेटर इमेज बना पाना ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कोई बुद्धिज्म की एक यूनिफाइड वैल्यू मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात करते हैं, सॉफ्ट पावर कितनी इफेक्टिव होती है, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट है। देखिए 1990s में जब जोसेफ नाई ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसके पहले तक तो सॉफ्ट पावर की कोई बात भी नहीं होती थी। पावर का मतलब हार्ड पावर होती थी, दम दे करके अपना काम करवा पाना, ये थी पावर का कॉन्सेप्ट। अब आज भी इस पर क्वेश्चन उठते हैं कि सॉफ्ट पावर क्या कोई अपने आप में कॉन्सेप्ट है भी, क्योंकि ये कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है वही डोमिनेट करती है। सॉफ्ट पावर तो बस केवल है, बोलने को है, बट उतनी कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। और एक चौथी प्रॉब्लम है
कि सॉफ्ट पावर का यूज करके, बुद्धिज्म को सॉफ्ट पावर में यूज करने का, वो ये कि बाकी कंट्रीज भी हैं जो कि बुद्धिज्म को यूज करती हैं अपनी सॉफ्ट पावर प्रमोट करने के लिए, जैसे कि चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया। अब इवन तो इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स, बट इंडिया ने कभी उतने अच्छे से इस पर काम नहीं करा, इसीलिए बाकी कंट्रीज ने पिछले 4-5 डिकेड्स में बहुत अच्छे तरीके से बुद्धिज्म को अपनी सॉफ्ट पावर में यूज उन्होंने कर लिया। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धिज्म से रिलेटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड एक मेंस का सवाल है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बुद्धिज्म से एसोसिएटेड, फिर भी इंडिया फेस कर रहा है चैलेंजेस को अपनी बुद्धिज्म को अपनी सॉफ्ट पावर में अडॉप्ट करने के लिए। तो और इसमें बोला गया है कि इस पर डिस्कस भी करना है और साथ ही साथ कंपेयर करना है कि इंडिया की जो अप्रोच है बुद्धिज्म को सॉफ्ट पावर में, उसको जरा चाइना के अप्रोच के साथ कंपेयर करने को बोला गया है। अगेन मैंने आपको यहां पर 3 सैंपल इंट्रो दिए हुए हैं। पहला इंट्रो जो है ये एक टाइप का फैक्चुअल इंट्रो है, जिसमें फैक्ट्स के बेसिस पे स्टार्ट करने को बोला है। बोला गया है कि देखिए इंडिया में बुद्धिज्म की जो 8 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसमें से 7 तो इंडिया में है, लेकिन फिर भी इंडिया ठीक से बुद्धिज्म को अपनी सॉफ्ट पावर में अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ये पहली बात बोल दी गई। और फिर उसके बाद रीजन बताएंगे कि क्या रीजंस है। दूसरे में बोला गया है कि ये कॉन्टेक्सचुअल इंट्रो है। इस टाइप के इंट्रोज में हम लोग ये करते हैं कि जो भी कुछ हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स आती है, उस करंट अफेयर्स के बेसिस पर अपना इंट्रोडक्शन बना लेते हैं। ये अप्रोच आपको आईआर में, पेपर 2 में गवर्नेंस में, पेपर 2 में पॉलिटी में भी, और पेपर 3 में इकोनॉमी में ये अप्रोच आपकी अच्छी चल जाएगी। इन टॉपिक इस टाइप के टॉपिक्स में जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में होता है उसके बेसिस पर हम इंट्रो बनाते हैं। अब जैसे इस वाले को हमने ऐसे बनाएंगे, हम बोलेंगे कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है वो दिखा रहा है कि इंडिया किस तरीके से बुद्धिज्म को यूज करके अपनी सॉफ्ट पावर को बनाना चाह रहा होता है, और उसका बहुत डीप कनेक्शन भी है बुद्धा के साथ में, उनकी लाइफ के साथ में, येट उसको अभी भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इस सैंपल इंट्रो में आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये मेरा सभी एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि देखिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन में वर्ड्स यूज करे हैं। आप लोग जो डेली आंसर राइटिंग करते हैं, मैं अक्सर उन आंसर्स में से कुछ आंसर्स को देखता हूं और मैं फील करता हूं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या वर्ड्स यूज करने होते हैं अपने आंसर में। देखिए सैंपल इंट्रो 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो वर्ड्स यूज करे गए हैं वो बहुत कुछ क्वेश्चन से बोरोड वर्ड्स हैं। आप देखिए यहां पर इसमें बोला गया इंडियाज इंटेंट टू बिल्ड इट्स सॉफ्ट पावर, ये देखिए एग्जैक्टली यही उठा दिया गया है, बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट पावर ये उठाया गया है। इट इज फेसिंग चैलेंजेस इन बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट पावर, ये देखिए पूरी बात यहां से उठा दी गई है, इट इज फेसिंग चैलेंजेस इन बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट पावर। तो आपको अपने आंसर में क्वेश्चन के वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। इसका ये मतलब नहीं है क्वेश्चन को उठा के फिर से लिख देना है। ऑल आई एम सेइंग इज उन वर्ड्स को यूज करिए जिससे कि एग्जामिनर जब आपके आंसर को पढ़े तो उसे कॉन्फिडेंस फील हो कि आप वही आंसर कर रहे हो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब एक थर्ड आपको इंट्रो भी दे रहा हूं, ये बड़ा ही एक सिंपल टाइप का इंट्रोडक्शन है, स्टैटिक पोर्शन से है, जिसमें बोल दिया गया है कि बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया से निकल के दूसरी जगह पर हुआ, तो इंडिया आज उस कनेक्शन को यूज करना चाह रहा है सॉफ्ट पावर में, बट अभी तक उतना अच्छा यूज नहीं कर पाया है। ये एक मैं बोलूंगा सिंपल इंट्रो है। अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको एग्जाम टाइम में लग रहा है कि क्या है, तो भैया कुछ नहीं, जाके बुद्धिज्म को डिस्क्राइब कर दीजिए कि बुद्धिज्म कब बना, कब फैला, ये भी एक सिंपल इंट्रो हो सकता है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि क्या चैलेंज इंडिया ने फेस करे। तो देखिए इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, क्या चैलेंज फेस करे। तो बुद्धिस्ट साइट्स की हालत बहुत खराब है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी खुद फ्रैगमेंटेड है, सॉफ्ट पावर की एफिकेसी अपने आप में क्वेश्चनेबल है, क्योंकि सॉफ्ट पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होती है और उसी को इंडिया यूज करता है, एंड बाकी कंट्रीज से कंपटीशन भी है, इसीलिए इंडिया उतने अच्छे से सॉफ्ट पावर को, बुद्धिज्म की सॉफ्ट पावर को यूज नहीं कर पाया। फिर अब जरा चाइना के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं कि चाइना कैसे यूज कर रहा है। सो देखिए इंडिया ने बुद्धिज्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज करा था 1950 से, बट उस पर एम्फेसाइज बहुत लेट करा और पिछले 10 साल में ही बस करा है। चाइना ने लेट स्टार्ट करा, बट उन्होंने बहुत पिछले 20 सालों में बहुत अच्छे से इस चीज को यूज कर डाला है।
तो चाइना ने बुद्धिज्म को यूज करा पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा। इंडिया ने पहले स्टार्ट करा बट ज्यादा कुछ उस पर काम नहीं करा, अभी काम करना इंडिया शुरू कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया उतना अच्छा अभी भी नहीं कर पाया है, चाइना ने इसको अच्छे से यूज करा है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का ऑब्जेक्टिव होता है कि चाइना को एक्चुअली जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना और इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना। चाइना का ऑब्जेक्टिव होता है कि चाइनीज कल्चर को प्रमोट करना और चाइना का अपना खुद का इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते रहना दूसरी जगहों पर, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सब जगह पर एक्सपैंड करना, ये चाइना का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह से भी इंडिया और चाइना की अप्रोच जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी को लेकर के वो थोड़ी अलग है बुद्धिज्म को लेकर। नेक्स्ट है, इंडिया ने स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट करी है? तो इंडिया ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है कि जो इंडिया में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं उनको रिस्टोर करना और नई बनाना इंडिया में। इंडिया ने अडॉप्ट करी है स्ट्रेटेजी जिसमें वो चाहता है कि बुद्धिस्ट साइट्स बेटर हो, जिससे दूर से लोग आए वहां पर विजिट करें और नई बुद्धिस्ट साइट्स बने। लेकिन चाइना ने इसका अलग करा है। चाइना ने यह करा है कि चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज को वो दूसरी जगह पर बनवा रहा है, तो वो टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज को अलग जगह पर बनवा रहा है। ये चाइना की स्ट्रैटेजी हुई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए। तो इंडिया ने एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करा दिया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कराया, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कराया एंड बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, जिसमें हम लोग टूरिज्म बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो साइट्स हैं उनमें टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। चाइना ने इसके लिए थोड़ा अलग करा, उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम बनाया। हमने फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट करा, उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम बनाया जो कि बुद्धिस्ट लीडर्स को साथ में एक जगह पर ला रहा है। सिमिलरली एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स को इंटरनेशनली जो है दूसरी कंट्रीज में उनको रिस्टोर करवा रहा है चाइना। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी इस तरह से अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि देखिए, बुद्धा अपने आप में फर्स्ट डिप्लोमैट ऑफ पीस थे बिकॉज उन्होंने नॉन वायलेंस का मैसेज दिया था। सो उनकी जो टीचिंग्स हैं पीस की और कोऑपरेशन की, वो मॉडर्न टाइम में भी इंडिया की डिप्लोमेसी को गाइड कर सकती हैं और इंडिया की सॉफ्ट पावर को बूस्ट कर सकती हैं। ऐसा आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन देकर के एंड कर सकते हैं इस आंसर को। Moving forward to the next topic, that is the 27th meeting of the Financial Stability and Development Council. ये थर्ड टॉपिक है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? तो देखिए 2010 में ये काउंसिल बनाया गया था एक सिंपल यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ में, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके चेयरमैन होती है फाइनेंस मिनिस्टर खुद, इसका चेयरमैन होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर्स के, जैसे आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस सेक्रेटरी इसका मेंबर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है, और जो इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स यहां पर हो रहे होते हैं। और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ओवरऑल देखे रहना कि इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, दैट मींस जो भी मेन नंबर है, जीडीपी के नंबर हो गए या ऐसे नंबर्स जिनके थ्रू हम इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ जान सकते हैं, वो नंबर्स स्टेबल बने रहे। अगर उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेना। तो इनको ये ऑब्जेक्टिव होता है यहां पर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, दैट मींस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को इंश्योर करे रहना। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, ये रघुराम राजन कमेटी 2008 ने रिकमेंड करा था और उनके रिकमेंडेशन पर इसको बना दिया गया था। अब देख लेते हैं कि इस बार की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी मीटिंग में क्या निकला। तो इसमें दो बातें निकली है। पहला बोला गया है कि अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो कि इकोनॉमी की हेल्थ को बताते हैं कि इकोनॉमी हमारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, उन पर फोकस करा गया है। और ये भी इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि अगर कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर सही नहीं है तो जो प्रॉब्लम होगी उससे कैसे डील करा जाए, उसके लिए प्रिपेयर करा गया है खुद को कि कैसे आपको डील करना है इकोनॉमिक अगर कुछ प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिस्क होते हैं, जैसे कि डिजिटल एप्स और फ्रॉड्स जो होते हैं, उन पर भी ध्यान मीटिंग में इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि कैसे इस टाइप के जो रिस्क है उनको काउंटर करा जाए। तो ये ब्रॉडली दो हाईलाइट इस मीटिंग के निकले हैं। इसके बेसिस पर अगर अगेन यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीलिम्स का, यह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
The next topic is related with the Arab League. So Arab League से रिलेटेड ये न्यूज आई है कि सीरिया को वापस 11 साल की एब्सेंस के बाद में अरब लीग का फिर से मेंबर बना दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अरब लीग क्या होता है। सो देखिए, अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी बोला जाता है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें अरब स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल ईस्ट और पार्ट ऑफ अफ्रीका के। तो अरब स्टेट्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए वो कंट्रीज जो कि अरबिक कल्चर से जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, वो सारी इस अरब लीग का पार्ट होती हैं। और इसको कायरो में बनाया गया था 1945 में। उस टाइम पर इजिप्ट, सीरिया, लेबनान एंड अदर मेंबर्स वर देयर। इसका हेडक्वार्टर है कायरो, इजिप्ट में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो अरब स्टेट्स हैं उनके बीच में बेटर पॉलिसीज को, उनकी जो पॉलिसीज है उनको साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करना और कॉमन गुड उसको अचीव करना। अब ये कॉमन गुड अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है कि क्या कॉमन गुड होता क्या है। एनीवेज, ये तो अरब लीग के ऑब्जेक्टिव में है। नेक्स्ट है, अभी इसमें 22 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पैलेस्टीन, विच द लीग रिगार्ड्स एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट बाकी जगह पर रिगार्ड नहीं होता है पैलेस्टीन एज एन कंट्री, बट अरब लीग में उसको माना जाता है। सो सीरिया को इसमें वापस ले लिया गया है, जो इसका पहले से सीरिया बाहर था इसमें। अगेन इसके कल का जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक बार उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने दे दिया गया है। और आज के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप आज कमेंट सेक्शन में डालिए और उसका आंसर आपको कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिलेगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।